Hello students, welcome to this lecture. Myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SBC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2nd, Thermodynamics 2nd. And in this series today we will first start the introduction of thermodynamics. ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो कि अपने आप में परिपूर्ण होता है, फिर भी उस नियम की कुछ सीमाएं हैं कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा और किए गए कार्य के में संबंध बताता है, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा के बारे में नहीं बताता है। इसी तरह से प्रथम नियम के अनुसार किसी भी विलगित तंत्र की अवस्था परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। यह नियम इस बात को नहीं बताता कि अवस्था परिवर्तन स्वतः होता है या नहीं होता है, परिवर्तन पॉसिबल है या नहीं। इसी तरह से इस नियम के अनुसार इस प्रकार की ऊर्जा की तुल्य मात्रा एक प्रकार की जो ऊर्जा है वो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है, परंतु फर्स्ट लॉ यह नहीं बताता कि ऊष्मा को बिना अन्यत्र परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो जो फर्स्ट लॉ है उसकी कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रतिपादित किया गया। ऊष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है उसकी सहायता से हम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, रासायनिक प्रक्रमों के स्वतः होना न होना, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थिति आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय नियम जो है ऊष्मा की अधिकतम मात्रा जो कि कार्य में परिवर्तित होती है उसकी गणना भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, स्वतः या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी गैस का प्रसार उसके दाब के अनंत सूक्ष्म कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होने दिया जाता है, तो प्रसार जो है वो रिवर्सिबल होता है और किया गया जो कार्य होता है वो अधिकतम होता है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यदि गैस के दाब या प्रतिरोधी दाब में अंतर जो है वो अधिक या गैस का प्रसार तेज़ी से होता है तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और इसमें जो वर्क होता है वो कम होता है। किसी भी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता होने से होने वाला जो प्रक्रम है वो स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जैसे जल जो है उच्च तल से नीचे की तरफ स्वतः प्रवाहित होता है, उसी तरह से ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है। इसी तरह से विद्युत धारा जो है उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। कॉपर की धातु को यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर घुलता है और Ag सिल्वर जो है वो अवक्षेपित होती है, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है। कॉपर प्लस 2AgNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर प्रेसिपिटेट हो रही है। किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जो अभिगमन है वो स्वतः प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में बनने के लिए यांत्रिक दाब की आवश्यकता होती है। इसी तरह से एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब या निर्वात की ओर स्वतः प्रसारित होती है। तो इस तरह जो सारे प्रोसेस हैं उन स्वतः प्रक्रमों से कार्य प्राप्त किया जाता है, जो कि ये प्रक्रम इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए जो रिवर्सिबल प्रक्रमों की तुलना में इन प्रक्रमों से जो कार्य है बहुत कम मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम या के विभिन्न अलग अलग तरह से हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उच्च ताप से ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। यह सेकंड लॉ है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तंत्र के किसी भाग या परिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा में कार्य में रूपांतरित करना असंभव होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन कैसे होता है। प्रत्येक प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी स्वाभाविक प्रकृति ऊष्मा में परिवर्तित होने की होती है, ये हम जानते हैं, परंतु ऊष्मा की कार्य में परिवर्तित होने की जो स्वाभाविक प्रकृति है वो नहीं होती है। यह परिवर्तन किसी यांत्रिक विधि के द्वारा ही संभव हो सकता है। यह यांत्रिक विधि साधारणतया ऊष्मा इंजन कहलाती है, और एक समतापी उत्क्रमणीय प्रक्रम में शुद्ध ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि तंत्र और परिपार्श्विक प्रारंभिक अवस्था में ही